हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ देखेंगे। ठीक है, हम लोग इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके संबंध में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे आज। ठीक है, फिर इससे थ्योरी कौन कौन सी जो न्यू थ्योरियाँ हैं वो कौन से वैज्ञानिकों ने दी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इससे आज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो, पर आज जो भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आपको डाउट होगा वो सारे क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक ना, जितने भी विचारधाराएं होंगे, जिस कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे फाउंडेशन हुआ, फिर एक तरीके से पूरे सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे। ठीक ना, तो कोई भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और धैर्य बनाए रखिए। देखिए, कोई भी चीज़ पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे बहुत बड़ा मैटर है, तो आप लोगों को भी धैर्य रखना पड़ेगा कैसे क्या है। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, उनमें से कुछ वैज्ञानिकों के हम विचार यहाँ पे साझा करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट होंगे ना, देखते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति तारों से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो विचारधाराएं आई हैं। पहला हमें क्या मिला, पृथ्वी की उत्पत्ति तारों से हुई है, ठीक ना, स्टार से हुई है, और उसके संबंध में दो विचारधाराएं आई हुई हैं। दो विचारधाराओं का मतलब ये हो गया कि पहले कौन कौन सी थ्योरी रही होगी, फिर उसके बाद में लेटेस्ट में कौन सी थ्योरी है, तो ये चीज़ें हैं। प्रथम जो विचारधारा थी, धार्मिक रिलीजियस कॉन्सेप्ट था। ठीक ना, ठीक ना, रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो वर्तमान में सामान्य, अगर कहा वर्तमान समय में मान्य नहीं है, क्योंकि इसका आधार वैज्ञानिक नहीं है। समझ गए ना आप लोग। रिलीजियस कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि देखिए, पहले क्या था कि जियोसेंट्रिक एक अवधारणा दी गई। ये इस तरीके से अवधारणा थी। ठीक ना, इसमें क्या कहा गया कि पृथ्वी, जियो का मतलब अर्थ हो गया, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाद बाकी अन्य ग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, ये सब इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक ना, तो ये बहुत समय तक चलती भी रही। इसके प्रति अगर कहा जाए तो अरस्तु, इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ये वो इसके समर्थक भी थे। ठीक ना, बाद में चल के आगे लोगों ने इसको नकारा, चूंकि दूरबीन का विकास हो जाने के वजह से और चूंकि बहुत सारी सुविधाएं मिल गई, तो उस वजह से देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि देखिए, हेलियोसेंट्रिक एक अवधारणा दी गई। उसमें कहा था कॉपरनिकस ये महोदय ने, ठीक ना, हेलियोसेंट्रिक एक अवधारणा थी। उसमें कॉपरनिकस महोदय ने कहा कि ये जो सन है वही केंद्र में है, बाद बाकी अन्य ग्रह उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। ठीक ना, तो इसको हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया है। आप लोग समझ गए होंगे जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब क्या है और हेलियोसेंट्रिक। ये हेलियोसेंट्रिक वैज्ञानिक आधार पे निर्धारित किया गया था, और जो जियोसेंट्रिक था वही धार्मिक संकल्पना थी। आप लोग समझ गए होंगे धार्मिक संकल्पना का मतलब क्या हुआ। ये हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक, चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक ना, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें वैज्ञानिकों ने अपने अपने, जैसे अद्वितीय जो संकल्पना थी उसमें वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, तो इसमें भी दो धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। एक तो पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक तारा संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक ना, ये अपने विचारधाराएं प्रस्तुत की थी। इनकी जो विचारधारा थी वो गैस के आधार पे थी ना, बादल, धूलकण, ये सब मिलके गैसियस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है इनको। ठीक है, दो तारा संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना इसको कहते हैं। ठीक ना, यानी दो तारों से रिलेटेड थे। एक तारा का मतलब एक तारे से ही जन्म हुई, सिंपल सा समझ जाइए कि एक तारे से पृथ्वी का जन्म हुआ होगा। दो तारा से यानी दो तारे रहे होंगे, उनके आपस में कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव रहा होगा, इस वजह से जन्म हुआ। ठीक है, आगे हम इन सब चीज़ों को बहुत ही विस्तृत रूप से हम लोग एक उसका पूरा वीडियो हम देख रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक ना, आप लोग बने रहिए बस। देखिए, एक तारा संकल्पना में, एक तारा संकल्पना का प्रतिपादक की बात की जाए तो इसमें देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। इसमें इमैनुअल कांट हैं, लाप्लास हैं, लॉकियर हैं, रॉस हैं, इत्यादि वैज्ञानिकों ने अपनी ये संकल्पनाएं दी है। ठीक ना, अब इसमें मेन जो है
कांट और लाप्लास, इन दोनों को हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जितने वैज्ञानिक हैं इन्हीं के कुछ थ्योरी को संशोधन करके आगे प्रस्तुत किया है। तो बेसिकली जो जो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं एक तारा संकल्पना की। ठीक है, ठीक है, देखिए एक तारा कांट का ये संकल्पना है। ठीक ना, देखिए इमैनुअल कांट एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1755 में अपनी पुस्तक द जनरल नेचुरल हिस्टोरी एंड थ्योरी ऑफ हेवन में प्रस्तुत किया था। ठीक ना, ये उनकी पुस्तक थी, इसी के माध्यम से इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक ना, प्रस्तुत किया था। कांट के अनुसार ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण, छोटे छोटे ठंडे तथा गतिहीन कण उपस्थित थे, जो आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। उन कणों के आपस में टकराने के से घर्षण बल की उत्पत्ति हुई तथा कणों में घूर्णन उत्पन्न हुआ, जिससे उसमें ऊष्मा विकसित होने लगी तथा पदार्थ एक वाष्प राशि में परिवर्तित होने लगा, अर्थात गैस के गोले में। ठीक ना, पदार्थ एक गैस के गोले में परिवर्तित होने लगा। ठीक है, जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अंततः विशाल गैसीय पिंड की उत्पत्ति हो गई, जो अपने अक्ष पर गति करने लगा। ठीक ना, ऊष्मा की निरंतर वृद्धि करने के कारण घूर्णन गति बढ़ती गई। इनका कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण, ठंडे गतिहीन कण विद्यमान थे। ठीक ना, जो आपसी जैसे आपस में टक्कर होने के कारण उनमें क्या हुआ, घर्षण बल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, घर्षण बल की उत्पत्ति हो जाने के कारण उनमें गति भी प्रारंभ हो गया, और ऊष्मा, चूंकि गति जब होने लगा, इस तरीके से गति होने लगे के कारण उसमें ऊष्मा क्या हुआ, परिवर्तित होने लगा। ठीक ना, ऊष्मा का उत्सर्जन अत्यधिक होने लगा और निरंतर घूर्णन गति के कारण ऊष्मा का अत्यधिक स्राव होने लगा। ठीक है, ठीक है, देखिए जिसके कारण अब केंद्रीय बल क्या होता है हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक ना, अब केंद्रीय बल अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, यानी ये कोई केंद्र हो गया एक गोले का, और यहाँ से जो बाहर की ओर लगने वाला बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, अब केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक ना, अभी केंद्रीय बल किसको कहते हैं, जो केंद्र की तरफ बल लगता है। ठीक ना, अब केंद्रीय मतलब बाहर की तरफ, हाँ, इसको सेंट्रल फिगर्स फोर्स भी कहते हैं, तो वो समझ जाइए। ठीक है, अब केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल, ठीक है, बल से अधिक हो गया, यानी जो केंद्र के अंदर लगने वाला जो बल था ना, वो अभी केंद्रीय बल से अधिक हो गया। ठीक है, अधिक होने होगा तभी तो ये जो बाहर की ओर बल लग रहा है, इसमें से बाहर पदार्थ उत्सर्जित होंगे। समझ में आ गया ना? हाँ, तो इस तरीके से है, अर्थात केंद्र के अंदर लगने वाला बल, जिसके परिणाम स्वरूप गैसीय पिंड से छल्ले के आकार का पदार्थ उत्सर्जित हुआ। यानी इससे जब बाहर की ओर लग रहा है फोर्स, तो इसी से छल्ले के आकार का पदार्थ उत्सर्जित हुआ। ठीक ना, इसी तरीके से 9 छल्लों का उत्सर्जन हुआ। ठीक ना, कांट महोदय का ये मानना था, इस तरीके से 9 छल्लों का उत्सर्जन हुआ बाहर की ओर, अब केंद्रीय बल के कारण हुआ। ठीक ना, ये चीज़ याद रखिएगा। 9 छल्ले बने जो ठंडे होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। हाँ, गैस बचा हुआ था, गैस का गोला जो बचा हुआ था वो वर्तमान का सूर्य हो गया। बाद बाकी ये जो 9 छल्ले निकले वही धीरे धीरे, पहले तो गैस के गोले के रूप में परिवर्तित थे, अब धीरे धीरे ठंडे होकर वो एक ग्रह का रूप ले लिए, इनका ये मानना था। ठीक ना, अब इन्हीं का संशोधित रूप लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत किया, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए लाप्लास की निहारिका संकल्पना है। ठीक है, इन्होंने इसी को निहारिका संकल्पना या नेबुलर कॉन्सेप्ट, जो कांट का है गैसियस कॉन्सेप्ट है, और इनका क्या है, निहारिका यानी नेबुलर कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, इन्होंने क्या कहा है कि लाप्लास महोदय ने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द सिस्टम में 1796 में प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया। लाप्लास ने कांट, ये कांट है,
ठीक ना। कांट जो अभी पढ़ाया था मैंने वही है। कांट की विचारधारा का संशोधित रूप ही प्रस्तुत किया। जैसा कि मैंने बताया आपको, इनके अनुसार ब्रह्मांड में एक निहारिका थी जो अपने अक्ष पर गति कर रही थी। अब निहारिका हम किसको कहते हैं वो थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। निहारिका देखिए, धूल कण होते हैं, धूल कण गैसीय कण मिल के एक गैसीय बादल का निर्माण कर लेते हैं, उन्हीं को हम निहारिका कहते हैं, ठीक ना। निहारिका थी जो अपने अक्ष पर गति कर रही थी, जो जिसका बाहरी भाग शीतल होने से बाहरी भाग एक छल्ले के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक ना। इसमें भी वही सेम प्रक्रिया हुई। अब केंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, अब केंद्रीय बल जो केंद्र के अंदर लगने वाला बल अधिक हो गया, जिससे बाहर की बाहर छल्ले के नुमा एक आकृति का उत्सर्जन हुआ, ठीक ना, छल्ले के रूप में परिवर्तित हो गया। सिकुड़न के कारण निहारिका की घूर्णन गति बढ़ती गई। अब जिससे अब केंद्रीय बल से अधिक हो गया तथा छल्ला बाहर उत्सर्जित हो गया, शेष पदार्थ के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। हाँ, यही जो छल्ला है इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगा, ठीक ना। अर्थात बचे हुए पदार्थ के चारों ओर वह परिक्रमा करने लगा। उत्सर्जित होने वाले छल्ले के विखंडन से यही जो छल्ला है ये अब फिर 9 भागों में विखंडित हो गया। इनका जो लाप्लास महोदय का मानना था, ठीक ना। अब यही छल्ला 9 भागों में विखंडित हो गया, जबकि कांट महोदय ने क्या किया कि 9 छल्ले निकले थे। इनका जो छल्ला था वो एक ही बार निकला और वही विखंडित होकर 9 छल्लों में परिवर्तित हो गया, जो ठंडे होने के पश्चात ग्रहों में परिवर्तित हो गया तथा निहारिका का शेष भाग वर्तमान का सूर्य बचा रह गया, ठीक ना। ये इस तरीके से इन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत किया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, पर ये चीज़ थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप लोग समझेंगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, ठीक ना। जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये इस तरीके से फाउंडेशन हुआ होगा। ये सन हो गया, हाँ, सन से फिर ये मतलब गैसीय गोला हो गया, ठीक है। इससे फिर इस तरीके से आप परिवर्तित हो गया गुरुत्वाकर्षण कर सक, फिर इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 3rd स्टेज में आए, फिर उसमें गति बढ़ती गई जिससे एक छल्ला निकला और वही 9 छल्लों में परिवर्तित हो गया, ठीक ना। इस तरीके से लाप्लास महोदय का। अब हम लोग देखते हैं द्वैतवादी संकल्पना, ठीक ना। यानी द्वैतवादी का मतलब क्या हो गया, 2 तारा संकल्पना। इसमें क्या क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए, 2 तारा संकल्पना, इस सिद्धांत के समर्थक यह मानते थे कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है, ठीक है। इसलिए इसको द्वैतवादी परिकल्पना भी कहा जाता है ना। द्वैतवादी परिकल्पना के अनुसार आधार पर प्रस्तुत होने वाले प्रमुख संकल्पना। अब इनमें और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने पहले आते हैं कास्ते द बफन की टकराव परिकल्पना, ठीक ना। कोलेजन, इसको कोलेजन भी परिकल्पना के नाम से जाने जाते हैं या हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक ना। कास्ते द बफन सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था 1749 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, ठीक ना। इनके अनुसार ब्रह्मांड में एक विशाल तारा उपस्थित था जो अपने अक्ष पर गति कर रहा था, ठीक ना। इनके अनुसार एक ब्रह्मांड में विशाल तारा उपस्थित था जो अपने अक्ष पर गति कर रहा था, यानी ये अपने अक्ष पर ही घूम रहा था, ठीक ना। जो एक विशाल तारे, और एक सेकेंड, जो एक छोटे तारा, यानी कोई तारा होगा छोटा सा, इससे छोटा, हाँ, छोटे तारा इस विशाल तारे से टकरा गया, ठीक ना। कोई भी इस यहाँ से गुजर रहा होगा तो इससे टकराने गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण आपस में टकरा गया होगा, इनका ऐसा मानना था। और टकराने के बाद यही तारा 9 भागों में विभक्त हो गया, ठीक ना। इन्होंने भी कहा 9 भागों में विभक्त हो गया, ये छोटा तारा विभक्त हो गया, 9 खंडों में विभक्त होने के होकर ये ग्रहों में परिवर्तित हो गया तथा विशाल तारा बचा है वो ही वर्तमान का सन है, ठीक ना। इनका ये मानना था। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ। इनका मानना था कि ये ब्रह्मांड में एक विशाल तारा उपस्थित था और कहीं से एक छोटा तारा भी आया, ठीक ना, ब्रह्मांड में, और इससे टकरा गया और यही टकराकर 9 भागों में विभक्त हो गया। यही 9 भाग जो विभक्त हुए वही आज के वर्तमान के इन्होंने कहा कि ग्रह हैं,
ठीक ना, कास्ते द बफन थे। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए चेम्बरलिन का एक परिकल्पना है, ठीक ना, चेम्बरलिन के ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से हम लोग इसको जानते भी हैं, ठीक ना। देखिए इन्होंने अपने परिकल्पना में क्या कहा है, चेम्बरलिन महोदय ने ग्रहणी परिकल्पना का प्रतिपादन 1905 में किया था। ये चेम्बरलिन, ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किया था। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में 2 तारे उपस्थित थे जिन्हें प्राचीन सूर्य, जो ये विशाल तारा आप लोग को दिख रहा है इसी को प्राचीन सूर्य कहा इन्होंने, ठीक ना। प्राचीन सूर्य तथा सहयोगी तारा, ये जो स्टार आप लोगों को दिख रहा है ये सहयोगी तारा हो गया, हाँ, सहयोगी तारा कहा गया। प्राचीन सूर्य ठोस अवस्था में विद्यमान था जो छोटे छोटे ठोस कणों के संयोजन से बना था। सहयोगी तारा अथवा निकट आता तारा, यानी ये जो निकट आता तारा इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। निकट आता तारा प्राचीन सूर्य के निकट से गुजरा जिसके आकर्षण से प्राचीन सूर्य की सतह से ढीले एवं पुष्कर बाहर ढीले और कुछ पदार्थ बाहर आए हैं, ठीक है। बाहर ढीले पदार्थ बाहर की ओर उत्सर्जित हुए तथा प्राचीन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने। ये जो पदार्थ हम लोगों को दिख रहा होगा यही पदार्थ की बात कर रहे हैं ना, ढीले, चूंकि ढीला पदार्थ ही होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक दूसरे उसकी ओर खींचा चलाता है। इन्होंने इस तरीके से कहा, ठीक है ना। प्राचीन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, यही सोचकर ये आगे चल रहे ग्रह में परिवर्तित, यही आगे चलकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। सहयोगी तारा ब्रह्मांड में कहीं चला गया होगा, ठीक ना, चला गया होगा। पृथक होकर निकलने वाले कणों को उन्होंने 9 विशाल कण कहा जिन्हें चेम्बरलिन ने ग्रहाणुओं, ये ग्रहाणु है, ठीक ना, ग्रहाणुओं की संकल्पना दिया था, ठीक नाम से ग्रहाणु कहा था, ठीक ना। यह नाभिक का कार्य करने लगे, यही जो ग्रहाणु थे नाभिक का कार्य करने लगे, अर्थात इन कणों के चारों ओर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो थे 9 भागों में, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर विखंडित होकर परिक्रमा भी करने लगे, ठीक ना। यही आगे चलकर ग्रह कहलाए। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसको आप लोग ध्यान न दें। मेन बात इन्होंने क्या कहा कि एक तारा विशाल तारा था, एक जो विशाल तारा था उनको ही इन्होंने प्राचीन सूर्य का नाम दिया, ठीक ना। और जो प्राइमेटिव, जो कह लीजिए सहयोगी तारा था, इसके निकट से गुजरा और ये विशाल तारे में से जो कह लीजिए कि पिघला हुआ जो पदार्थ इसका था बाहर की ओर इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्सर्जित हुआ, ठीक ना। अब यही जो पदार्थ जो उत्सर्जित हुआ आगे चलकर ठंडे होकर 9 भागों में विभक्त हो गया, ठीक ना। 9 भागों में विभक्त हुआ और यही धीरे धीरे क्या हो गया, सूर्य ग्रहों का निर्माण कर लिए सब, यही इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इसमें इन्होंने बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, आगे हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। कहने का मतलब कि जो पहले तो गुरुत्वाकर्षण दूर रहा होगा सूर्य तो कम लगा होगा, तो इस तरीके से फिलामेंट निकला होगा, इस ऐसे हुआ है, इस तरीके से इन्होंने अपनी परिकल्पना दी। देखिए आगे क्या है, हाँ, चेम्बरलिन के अनुसार, ठीक ना, पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात फिर क्या हुआ, रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडित होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा उष्मा के रूप में तीव्रता से वृद्धि करने लगी। चेम्बरलिन महोदय जो आगे समझा गए थे करने लगी, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो चट्टानें थी, ये चट्टानें पिघल गईं और पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी उद्गार होने लगे। यानी जो रेडियोधर्मी, जैसे पृथ्वी का उत्पत्ति हो गया तो अब उसमें क्या हो गया, उसके आंतरिक भागों में रेडियोधर्मी जो पदार्थों थे, क्योंकि पृथ्वी तो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा तो गैस भी रहे होंगे, तो वही ऊष्मा का उत्सर्जन होने के कारण उसमें कुछ रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन हुआ होगा, ठीक ना, वही ऊष्मा का रूप ले लिए और जो आंतरिक भागों में चट्टानें होती हैं वही पिघल कर क्या एक मैग्मा का निर्माण की और ज्वालामुखी का उद्गार होने लगे, ठीक ना। ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान गैस
पृथ्वी के बाहर निकलने लगी, ठीक ना, एक सेकेंड, बाहर निकलने लगी, जो गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की सतह पर एकत्रित होती गई। गैसों के इस मिश्रण को वायुमंडल कहा इन्होंने, ठीक ना, अर्थात वायुमंडल का निर्माण हो गया। ज्वालामुखी उद्गार होने से जल वाष्प का भी उत्सर्जन हो रहा था, जिससे वायुमंडल में आर्द्रता वृद्धि करती गई, ठीक ना। वायु संतृप्त हो गई, जिससे पृथ्वी पर दीर्घकालीन है, यह दीर्घकालीन समय तक लगातार वर्षा होती रही, ठीक ना। पृथ्वी के निर्मित हो जाने से निर्मित होते समय सिकुड़न से निर्मित होने वाले गड्ढे में जल एकत्र होने लगा, जिससे छोटे छोटे झीलों का निर्माण हो गया। निरंतर वर्षा होने से यह झील, एक सेकेंड, ठीक ना, सॉरी, सॉरी, मिस्टेक थोड़ा सा। हाँ, झीलों का निर्माण हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, यही जो झील थे ना, आगे जब बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है तो छोटे छोटे झील आपस में जुड़ने लगते हैं। सालों, यार कई सालों तक बारिश हुई होगी ना, तो ये क्या हुआ कि देखिए छोटे छोटे जो झील थे, चूंकि सिकुड़न के कारण गड्ढों का निर्माण हो गया था, तो ये झील धीरे 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 एकत्रित होने लगे और यही महासागर के रूप में परिवर्तित होने लगे। इनका ये मानना था, ठीक ना, और कुछ नहीं है कि ज्वालामुखी उद्गार होने से जल का ज्वाला का भी क्या मैग्मा का भी उत्सर्जन हो रहा था, जिससे वायुमंडल में आर्द्रता वृद्धि करती गई। जब वह असंतृप्त हो गई तो पृथ्वी का दीर्घकालीन समय तक लगातार वर्षा हुई। पृथ्वी के निर्मित होते समय सिकुड़न से निर्मित होने वाले गड्ढों में जल एकत्र होने लगा, जिससे छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो गया। हाँ, जैसा मैंने बताया ही है, निर्माण हो गया। निरंतर वर्षा होने से झीलों का आकार बड़ा होता गया और यह झीलें हैं यार, क्या प्रिंटिंग किया, झीलें आपस में मिलने से बड़े विशाल झीलों का निर्माण हो गया। यही जल के भाग आपस में पहले सागर बने, फिर महासागरों के रूप में परिवर्तित हो गए, ठीक ना। बहुत मिस प्रिंटिंग कर दी है। देखिए जेम्स जीन महोदय हैं एक, फिर उसके बाद ये अपनी परिकल्पना प्रस्तुत किया है, फिर लास्ट है, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे, बस ये लास्ट ही है। जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना है। इनका भी कुछ इसी तरीके से दो तारों का कॉन्सेप्ट था, ठीक ना। देख लेते हैं क्या है इनका। जेम्स जीन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन 1919 में किया था, जबकि हेराल्ड जेफरी, ठीक ना, हेराल्ड जेफरी महोदय ने इस सिद्धांत का संशोधन 1929 में किया, 10 साल के बाद। जेम्स जीन के अनुसार ब्रह्मांड में एक तारा उपस्थित था जो अपने अक्ष पर गति कर रहा था, ठीक ना। इसके निकट से एक जो विशाल तारा था और इसके निकट से एक विशाल तारा गुजरा। एक तारा तो पहले से, जैसे मान लो ये तारा है और ये एक तारा है, ठीक ना, ये इसके निकट से गुजरा, ठीक है, गुजरा। जैसे जेम्स जीन ने भेदता तारा या इंट्रूडिंग स्टार भी कहते हैं, भेदता तारा कहा। यह भेदता तारा जैसे जैसे सूर्य, एक प्राचीन सूर्य, यानी ये जो सूर्य है, इसके निकट आने लगा, आकर्षण बल के कारण प्राचीन सूर्य की सतह से कुछ कुछ पदार्थ बाहर की ओर उत्सर्जित होने लगा। जैसे जैसे भेदता तारा निकट आने लगा, आकर्षण बल बढ़ता गया, ठीक है, तथा उत्सर्जित होने वाले पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगी। तब दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी स्थापित हुई तो अधिक बल कार्य करने लगा। यानी दोनों के मध्य जब न्यूनतम दूरी स्थापित हो तो अधिक बल लगता होगा ना। पहले तो दूर से रहा हो तो कम बल लगा, फिर थोड़ा नज़दीक आया अधिक लगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। जब जितने नज़दीकियाँ बढ़ती रहे अधिक
ऐसे करके लगता गया होगा, ठीक ना। अधिकतम बल कार्य करने के कारण सर्वाधिक मोटाई वाला पदार्थ उत्सर्जित हुआ, ठीक ना। जो हम देखते हैं जैसे हमारे ग्रहों के उत्पत्ति का हुआ है, उस तरीके से आप देखेंगे पहले छोटा बना है, फिर उससे बड़ा बना है ग्रह। इस तरीके से वही चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले कम दूर रहा होगा तो कम लगा होगा, फिर नज़दीक आएगा तो फिर उससे ज़्यादा निकला होगा पदार्थ, फिर उससे ज़्यादा, फिर जितना नज़दीक आते गया उससे ज़्यादा, ठीक ना। यानी देखते हैं बीच में हमारा जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा होने का रीज़न इसी तरीके का दिया गया है, ठीक है। परंतु जैसा भेदता तारा दूर जाने लगा आकर्षण बल कम होने लगा, ठीक ना। उसके बाद वो ग्रहों का जो है छोटे छोटे पदार्थ निकलने लगे उसमें से, जो प्राचीन सूर्य था उसमें से बात कर रहे हैं ना। उत्सर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा घटने लगी, ठीक ना। जब दोनों तारों के मध्य अधिकतम दूरी स्थापित हो गई तो आकर्षण बल समाप्त हो गया, जिससे पदार्थ का उत्सर्जन भी समाप्त हो गया। उत्सर्जित पदार्थ जेम्स जी ने तंतु कहा, जो उत्सर्जित हुआ उसको ही तंतु या फिलामेंट कहा, जो प्राचीन सूर्य के शेष भाग के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। तंतु या फिलामेंट ठंडा होने पर 9 ग्रहों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें ग्रह कहा गया। और जेम्स जीन के अनुसार तंतु का आकार सौर परिवार की भांति था। जैसे जैसे सौर परिवार के मध्य में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा दोनों किनारों पर सबसे छोटा ग्रह बुध तथा यम स्थित है, ठीक ना। ये जेम्स जीन की ज्वारी परिकल्पना है, इसको टाइडल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये पूछा है कई बार एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। हाँ देखिए, अब उसके बाद जेम्स जीन महोदय के बाद अब एक आते हैं जॉर्ज लेमेत्रे, क्योंकि ये सब पहले की संकल्पनाएं थी, ठीक ना। आधुनिक संकल्पना में अगर हम बात किया जाए तो बिग बैंग थ्योरी बहुत ही फेमस है, ठीक है। बिग बैंग आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इसको जो संकल्पनाएं दिया इन्होंने जॉर्ज लेमेत्रे महोदय ने दिया था, ठीक ना। और ओरिजिनल अगर बात किया जाए इस संकल्पना को बहुत मान्यता भी है, इस वजह से इस संकल्पना को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। हम लोग समझते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है, ठीक ना। देखिए, जो आधुनिक संकल्पना की बात कर रहे हैं हम लोग, इस सिद्धांत का बिग बैंग सिद्धांत देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक संकल्पना बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के भूगोलवेत्ता जॉर्ज लेमेत्रे ने 1894 से 1996 के ईस्वी के मध्य प्रस्तुत किया था। परंतु 1967 में रॉबर्ट वैगनार ने इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, ठीक ना। इसको संशोधित करके 1967 में रॉबर्ट वैगनार महोदय ने प्रस्तुत किया था। देखिए, इनके अनुसार, अब ये क्या संकल्पना था, इनके अनुसार 15 बिलियन, लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में स्थित समस्त पदार्थ ब्रह्मांड के केंद्र की ओर आकर्षित होने लगे। क्यों होने लगे वो आगे अब मैं समझा दिया हूँ। आपसे टकराव हुआ होगा, हाँ, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगा होगा इस वजह से, ठीक ना। जो छोटे छोटे कण थे आपसी टकराव हुआ होगा, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगा, हाँ, इस वजह से आपसी आकर्षण गुरुत्वाकर्षण कार्य घूमते गए, आपस में इकट्ठित होते गए, ठीक ना, आकर्षित होने लगा। छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कणों में परिवर्तित होने लगे, ठीक ना। यही कण पहले छोटा रहा होगा फिर बड़ा होने लगा, अर्थात नाभिकीय संलयन, जो इस तरीके की क्रिया चल रही थी इसी को हम लोग नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक ना। प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, यह प्रक्रिया निरंतर चलती गई, मतलब कई हजार सालों तक ये चलता रहा होगा। ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ ब्रह्मांड के केंद्र पर केंद्रित होने लगा, जो बाहर से आके इधर से ब्रह्मांड के केंद्र पर एकदम केंद्रित होने लगा, ठीक ना। अब केंद्रित होगा तो क्या होगा, ऊष्मा का अधिक उत्सर्जन होने लगा, ठीक ना। केंद्रित हो गया, जब यही प्रक्रिया नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलने लगी, चलने के कारण उस ऊष्मा में वृद्धि होने लगी तथा अत्यधिक ऊर्जा विद्यमान होने के कारण केंद्रित पदार्थ में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इसी में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग विस्फोट कहा गया, ठीक ना। इसके विस्फोट को ही बिग बैंग थ्योरी कहा गया है। बिग बैंग, बिग मतलब बहुत बड़ा,
ठीक ना। विस्फोट, महाविस्फोट सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ठीक ना। बिग बैंग को याद रखिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग कहा गया। यह नाभिकीय, ये चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट है, नाभिकीय प्रक्रिया थी, यानी नाभिकीय संलयन, नाभिक के एकदम सेंटर, न्यूक्लियर के सेंटर पर पहले कण इकट्ठित हुए, जब इनमें ही धीरे धीरे जब कण आपस में इकट्ठित हो रहे हैं तो उनमें घर्षण हुआ होगा, टकराव हुआ, फिर घर्षण हुआ होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद उनमें गति प्रारंभ होंगे और धीरे 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 छोटे छोटे कण बड़े कणों में परिवर्तित होते होते एक ऐसा हुआ होगा सिचुएशन कि बहुत बड़ा हुआ बेरासी का निर्माण हो गया होगा, ठीक ना। एक ब्रह्मांड का कह लीजिए कि बहुत बड़े गैसीय गोले का निर्माण हो गया होगा, और जब गैसीय गोले में गैस की मात्रा अधिक हो गई होगी तो ये विखंडन हुआ, ठीक ना। अब विखंडन की वजह से ही ये इसको बिग बैंग, बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ होगा, जिसको महाविस्फोटी सिद्धांत भी कहा गया, ठीक है। ये बिग बैंग थ्योरी है, बहुत ही फेमस थ्योरी है, आप लोग इसको जानना भी जरूरी था। अब देखिए विस्फोट हो जाने के बाद क्या हुआ। यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया थी जिसके कारण केंद्रित पदार्थ विखंडित होकर चारों दिशाओं में फैलने लगा। इन विखंडित पदार्थों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही थी। अब जो विखंडित जो पदार्थ थे वो यहाँ से विखंडन होने के बाद भी इनमें नाभिकीय विखंडन की इनमें भी चल रही थी, ठीक ना, चल रही थी, जिसके कारण इनके पास स्वयं की ऊर्जा बुद्धिमान थी। इन पदार्थों को तारा कहा गया, जिनमें स्वयं की ऊर्जा हो उन्हीं को तारा कहते हैं, ठीक ना। जैसे हमारा सन है वो क्या है, स्टार है, हमारा नज़दीकी स्टार भी सन को कहते हैं, ठीक है, तारा कहा गया। यह पदार्थ आज भी ब्रह्मांड के केंद्र से दूर होता जा रहा है, ठीक ना। इन्होंने क्या कहा कि ये जो पदार्थ है आज भी ब्रह्मांड के केंद्र से दूर होता जा रहा है। अब क्या हुआ, पहले तो पदार्थ केंद्र की ओर इकट्ठे हुए, अब हो रहा है दूर जा रहे हैं सब, यानी ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है इनका। फिर ये इन्होंने कहा कि अब पहले तो ध्वस्त हुए, फिर इस तरीके से ग्रहों और बहुत सारे गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, उसके बाद से देखिए अब दूर जा रहे हैं सब ना, अर्थात ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार विस्तार करने वाले सभी कुछ समय पश्चात सभी पिंड जो भी विस्तार कर रहा है, ग्रह हो गए, शून्य हो गए, कुछ समय के पश्चात ब्रह्मांड के केंद्र की ओर पुनः आकर्षित होंगे, ठीक ना, इधर फिर आकर्षित होने लगेंगे तथा ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ ब्रह्मांड के केंद्र पर एक बिंदु पर ही ध्वस्त हो जाएगा। यानी आएगा जब आकर्षण फिर एक ही जगह पे इकट्ठा हुआ तो उसमें भी तो ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगेगा, तो वही कह रहा कि एक जगह पर आएगा और ध्वस्त हो जाएगा, यानी वहीं पे आके, जैसे कोई चीज़ नहीं होता कि आके आपस में टकराने की वजह से ध्वस्त हो जाते हैं, उसी को, इस अवस्था को उन्होंने बिग क्रंच, यानी कोई चीज़ होता है, आप देखते होंगे चॉकलेट टाइप बीच में से टूट जाता है, तो उसी को बिग क्रंच नाम दिया गया है, ठीक ना। जब ऐसी घटना घटेगी, अभी नहीं घट रही है पर घटेगी बाद में चलकर, ठीक ना। ये आधुनिक संकल्पना थी। अब देख लीजिए, मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति से जितनी भी संकल्पनाएं थी आप लोगों को सारी संकल्पनाएं समझा दी बहुत ही अच्छे तरीके से। और उससे देखिए और भी जो चीज़ बचे हैं, जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अन्य सिद्धांत, जो जैसे दो तारा संकल्पना में रसेल भी आते हैं। सुपरनोवा में एक है वैज्ञानिक कोयर और लिटरल करके हैं, ठीक है। जो आंतरिक धूल परिकल्पना एक है, ऑटो स्ट्रीमिड है, ये देखिए यूपी पीसीएस में मेंस में भी इसके बारे में पूछा है। जुपिटर सन बाइनरी सिस्टम, ये ऑप्शनल के बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक ना, तो इसको हम लोग ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं। चूँकि हमारा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितने भी थे डाउट्स आप लोगों को बता दिए, ठीक ना। पीटी में जितने भी इससे क्वेश्चन बने होंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। हम लोग एक बार क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, ठीक ना। कोई भी चीज़ आप लोगों का छूटेगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं यहीं पे इसको स्टॉप करूँगा। क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं इस एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। तो ठीक है, वीडियो आप लोग देखते रहिए। वीडियो में हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि ये बहुत क्या है कि विवादित संकल्पना है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने परिकल्पना आप लोग देख ही रहे। एक वैज्ञानिक जब संतुष्ट नहीं हुआ है तो आप लोगों का विचारधाराएं अलग होगा, पर धैर्य बनाए रखना है, ठीक ना। वीडियो थोड़ा लंबा है
पर धैर्य बनाए रखिए। एक ही वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से बहुत सारे रहस्य मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से समझा सकूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है। कोई नहीं, पर आप लोग इसको ज़रूर देखें जितना हो सके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को पास भी भेजें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। चूँकि इसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ऐसे करेंगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा। हमें आप लोगों को देख के ही प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।